नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सबसे बड़ी पूछताछ चल रही है। पिछले 10 घंटे 20 मिनट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा से सवाल जवाब किया जा रहा है। एसआईटी की टीम लगातार क्रॉस चेकिंग कर रही है। पक्की खबर यह है कि आशीष मिश्रा एसआईटी के सभी सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। क्रॉस क्वेश्चनिंग में वो फंस रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कब होगी। लखीमपुर कांड का संपूर्ण सच इस रिपोर्ट में देखिए। मंत्री का बेटा आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। समन मिलने के बाद भी 2 दिनों तक पुलिस से छिपता फिर रहा आशीष मिश्रा मोनू पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के ऑफिस आया और वहीं से लखीमपुर की कहानी घूमने लगी। 3 अक्टूबर का संपूर्ण सच अब आपके सामने आएगा। किसानों को कुचलने वाला बच नहीं पाएगा। लखीमपुर कांड में पुलिस सूत्रों से आज की सबसे बड़ी खबर यह आई कि 3 अक्टूबर को घटना के समय थार गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर खुद आशीष मिश्रा था। अब तक यह दावा किया जा रहा था कि थार को ड्राइवर हरिओम चला रहा था, जिसे बाद में मार दिया गया। लेकिन हरिओम ने पीली शर्ट पहन रखी थी, जबकि घटना के समय ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति सफेद शर्ट में था। लखीमपुर मामले में एसआईटी की पूछताछ जैसे जैसे लंबी होने लगी, वैसे वैसे ये साफ होता गया कि आशीष मिश्रा मोनू पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल एसआईटी में जांच करने वाले ऑफिसर्स बेहद सीनियर हैं और वो एक एक मामले की कड़ी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सभी सबूतों को बारीकी से परखा जा रहा है। अब तक मिले हुए सभी मोबाइल रिकॉर्ड्स को एक एक फ्रेम के जरिए चेक किया जा रहा है और ऐसे में ये बात साफ हुई है कि मोबाइल रिकॉर्ड्स के हिसाब से मोनू मिश्रा ने जो दावे किए हैं, दरअसल वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि एसआईटी फूक फूक के कदम आगे बढ़ा रही है और सभी सबूतों को मोनू मिश्रा द्वारा दिए गए बयानों से मैच कर रही है। आज विपक्ष के नेता लगातार ये सवाल उठाते रहे कि मोनू मिश्रा की गिरफ्तारी में असल में इतनी देर क्यों हो रही है। दरअसल एसआईटी ने साफ किया है कि वो उस पूरे मामले में हड़बड़ी में किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। एसआईटी का मानना है कि अगर वो इस पूरे मामले में किसी भी तरीके का एक्शन लेती है तो उसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाया जाए। लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी के पास पुख्ता सबूत होने का दावा किया जा रहा है। एफआईआर में भी आशीष मिश्रा पर डायरेक्ट चार्ज लगा है। इस बीच हर घंटे नए नए सबूत आ रहे हैं। तिकोनिया में 3 तारीख को क्या हुआ था, इसका एक और नया वीडियो सामने आया है। वीडियो क्वालिटी साफ नहीं है, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि कुछ किसान गाड़ियों को काले झंडे दिखा रहे हैं। गाड़ियां तेज रफ्तार से निकल रही हैं और किसान अपने झंडे के डंडे से उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो आशीष मिश्रा भी दिखा रहा है। केंद्रीय मंत्री का आरोपी बेटा बार बार यही कह रहा है कि 3 तारीख को हिंसा वाली जगह पर नहीं था, बल्कि वो दंगल कार्यक्रम में गया था। ये उसी दंगल का वीडियो है जिसमें आशीष मिश्रा भी नजर आ रहा है। यही वीडियो लेकर वो एसआईटी के पास पहुंचा था। एसआईटी ने आशीष मिश्रा से कितने सवाल पूछे और उन सवालों के क्या जवाब मिले, ये जानने से पहले मंत्री के बेटे पर लगे आरोपों की फेहरिस्त देख लेते हैं। धारा 302 हत्या, धारा 304A लापरवाही से मौत, धारा 120B आपराधिक साजिश, धारा 147 बलवा करना, धारा 149 झुंड बनाकर हमला। 6 में से एक आरोप भी साबित हुआ तो आशीष मिश्रा का जेल जाना तय है। आशीष मिश्रा के पापा केंद्रीय मंत्री हैं, ओहदा बहुत बड़ा है, मगर उनका तर्क भी बेटे वाला है। समर्थकों के बीच खड़े होकर अजय मिश्रा कहते हैं कि मेरा बेटा बेगुनाह है। जांच होगी और आप निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता है। ये पूछताछ के लिए बहुत दिया है।
इसलिए वो पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर मान होगी तो हम आपके साथ हैं। सच क्या है, ये सामने लाना एसआईटी का काम है। आशीष वाकई मौके पर था या नहीं, इस पूरे एपिसोड में उसका क्या रोल है, यूपी पुलिस इसका सच जानने में जुटी है। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। सुबह 10:38 पर अपने कुछ साथियों के साथ आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचा, जहां एसआईटी की टीम पहले से मौजूद थी। आशीष मिश्रा को देखते ही पुलिस ने उसे साथियों से अलग कर दिया और एस्कॉर्ट करते हुए अंदर लेकर चली गई। फिर शुरू हुआ पूछताछ का लंबा सिलसिला। लखीमपुर खीरी का एक एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। ठीक मेरे पीछे ये जो आप दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर में खीरी की क्राइम ब्रांच का ऑफिस है। इसी के कमरे में एसआईटी के अफसरों ने सुबह 10:38 पर आशीष मिश्रा से पूछताछ शुरू की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा अपने साथ पेनड्राइव में कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेकर आए थे, जिसमें मोबाइल से शूट किए गए कई वीडियो थे, जो 3 अक्टूबर के बताए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो ये कि आशीष मिश्रा से क्रॉस क्वेश्चनिंग में फंसते चले गए। एसआईटी के सवाल धीरे धीरे हार्ड होते चले गए। आशीष मिश्रा के लिए उन सवालों का जवाब देना मुश्किल होने लगा और एसआईटी उनके द्वारा दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखी। इस दरवाजे के पीछे एसआईटी के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की टीम सुबह से लेकर शाम तक सवालों के गोले दागती रही। एसआईटी के एसपी और डीएसपी भी पूछताछ में शामिल रहे। पुलिस ने कोई चांस नहीं लिया और आशीष मिश्रा से पूछताछ के एक एक सेकंड का वीडियो बनाया गया। इंट्रोगेशन हॉल में आशीष मिश्रा के आते ही एसआईटी ने सवालों की बौछार शुरू कर दी। घटना के समय आप कहां थे? घटना स्थल पर आप कब आए? क्या थार गाड़ी आपकी थी? क्या आप थार में मौजूद थे? क्या थार गाड़ी आप चला रहे थे? थार में गोलियां कहां से आई? क्या थार में हथियार होने की जानकारी थी? क्या समर्थकों ने गोली चलाने की जानकारी थी? आपकी गाड़ी और समर्थक वहां क्यों गए? डिप्टी सीएम को रिसीव करने किसे भेजा था? घटना के बारे में कब, कैसे और किसने बताया? हिंसा के बारे में पता चला तो आपने क्या किया? क्या आपने पुलिस को घटना के बारे में बताया? थार से लोगों को कुचलने का सच क्या है? समन के बाद आप कहां थे? किससे मिले? आईपीसी की दफा 302 लगने के बाद आरोपी से पूछताछ करने का मामला रेयर है। यह सच है कि आशीष मिश्रा अगर मंत्री का बेटा नहीं होता तो बहुत पहले गिरफ्तार हो गया होता। यह भी सच है कि पॉलिटिक्स के कारण ही इस केस में सबकी दिलचस्पी है। यूपी में चुनाव है, इसलिए लखीमपुर में सियासी तनाव है। राकेश टिकैत को लेकर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव तक जबरदस्त एक्टिव हैं। नवजोत सिंह सिद्धू यूपी के नहीं पंजाब के नेता हैं, लेकिन वो भी लखीमपुर खीरी पर सियासी बैटिंग कर रहे हैं। लखीमपुर में थार गाड़ी की चपेट में आने वाले सिख किसान थे, इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू यूपी से पंजाब की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन जैसे ही आशीष मिश्रा एसआईटी के ऑफिस पहुंचा, सिद्धू का अनशन ओवर हो गया। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। न्याय है तो सुशासन है, न्याय नहीं है तो कुशासन है। कोई व्यक्ति राजा भी हो, न्याय से बड़ा नहीं है। यही सत्य है। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई है। कांग्रेस लखीमपुर खीरी को लोकल से नेशनल इश्यू बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लखीमपुर दौरे के बाद आज कांग्रेस ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। संयुक्त किसान मोर्चा भी खुलकर मैदान में है। उसे लगता है कि मोदी और योगी को घेरने के लिए उसके हाथ में बड़ा मुद्दा आया है। किसान राजनीति करने वाले नेताओं ने दशहरे का दिन चुना है। आशीष मिश्रा तो बहाना है, नरेंद्र मोदी पर निशाना है। 15 अक्टूबर को दशहरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है देश के तमाम नागरिकों से कि ये सच की विजय
और झूठ के नाश का दिवस है। और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो 3 प्रतीक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे। हमारे सब साथियों ने कहा नहीं, मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये है। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिएगा कि योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना लीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री के बेटे के बहाने संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे का पॉलिटिकल प्रोग्राम सेट कर लिया है। 12 अक्टूबर लखीमपुर में मीटिंग, 15 अक्टूबर प्रधानमंत्री का पुतला दहन, 18 अक्टूबर 6 घंटे के लिए ट्रेन बंद और 26 अक्टूबर लखनऊ में महापंचायत। राकेश टिकैत ने यूपी में योगी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान 2 महीने पहले ही कर दिया था। लखीमपुर ने उनको चार्जअप कर दिया है। दफा 302 में एफआईआर होने के बाद एसआईटी बनाकर आशीष मिश्रा से पूछताछ की गई। सीनियर अफसरों ने आशीष मिश्रा पर सवाल दागे, मगर टिकैत को उस पर भी ऐतराज है। रेड कारपेट पे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। गुलदस्ते ने क्या पूछताछ होती है? जब तक अधिकारी की आइडेंटिटी छुपाई नहीं जाएगी, कौन पूछताछ करेगा? कोई पूछताछ होगी नहीं। रेड कारपेट और गुलदस्ते वाला डायलॉग अखिलेश यादव भी मार रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि आरोपी को समन की जगह सम्मान दिया गया। सरकार सो रही है और दोषी को बचा रही है। ये समन नहीं भेजे जा रहे हैं, ये गुलदस्ता दिया जा रहा है। समन तो नाम का माना जा रहा है, सम्मान से दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। एक्शन हो रहा है, ये तो ग्राउंड पर दिख रहा है। दोषी को बचाने वाले तर्क सही होते तो एफआईआर में ही गोलमोल बातें लिख दी जाती। ऐसा नहीं हुआ, समन भी भेजा गया, पूछताछ भी हुई और आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी खोल दिया गया है। आशीष मिश्रा के खिलाफ कुछ सबूत कैमरे पर हैं, कुछ दूसरे सबूत पुलिस और एसआईटी ने जुटा लिए हैं। गवाहों के बयान रिकॉर्ड पर हैं, बचना मुश्किल है। अब मंत्री का बेटा हो या फिर कोई आतंकवादी, कानून तो अपना काम करेगा। कश्मीर में माइनॉरिटीज की टारगेट किलिंग को विरोध प्रदर्शन उसको लेकर जारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए। हालांकि इन सिलेक्टिव किलिंग्स को लेकर चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। पता चला है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद घाटी में जिहादी मानसिकता बढ़ी। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के जरिए कश्मीर के ऐसे नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहा है जिन्हें नशे की लत हो। आशंका है कि घाटी का माहौल बिगाड़ने के लिए सीमा पार से फंडिंग भी शुरू की गई है। लेकिन अचानक घाटी में आतंकी हमलों में तेजी क्यों आई? क्यों स्कूल में घुसकर टीचर प्रिंसिपल को मारा गया? क्यों कश्मीरी पंडित केमिस्ट को गोली मारी गई? कश्मीरियत के दुश्मन कौन है? यह जानने के लिए स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। कश्मीर में अचानक बेगुनाहों पर हमले क्यों हो रहे हैं? वो किसी चीज में मुलव्वस नहीं है, वो अपने पढ़ाई के काम में लगी हुई है, इल्म बांटने में लगी हुई है, एजुकेशन को प्रोपोगेट करने में लगी हुई है और उस पर ये गोलियां चलाई जाती हैं। और जिसके लिए हम तवक्का करते हैं कि जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जिसको कल भी हमारे साथ शामिल होना चाहिए था जुलूस में, क्योंकि इसके खिलाफ वो भी इसकी मजम्मत करे और पर जोर लफ्जों में स्ट्रांगली इसको कंडेम करे। घाटी में हिंदू सिखों की टारगेट किलिंग क्यों? अगर ये साजिश नहीं है तो इस बच्ची को, इस दीपक चंद को, सिटाम में वहां 40 बंदे थे, 40 बंदों में से इन दोनों को आइडेंटिफाई करके बाहर निकाल दिया। यहाँ ये सरदार नहीं है तो ये दीपक चंद है, इनके माथे पर लिखा था ये सुपिंदर कौर है। कश्मीरी पंडितों पर आतंकी हमले क्यों बढ़े? मसला ये जो है कि अगर ये कत्ल करने से, माइनॉरिटी के कत्ल करने से मसला हल होता है तो हम खुलेआम कहते हैं कि हमें बोल दो, आप यहाँ से चले जाओ, हमें बोल दें, दिलाराना तौर से बोलते हैं हमें आपकी जरूरत यहाँ नहीं है, हमें सिख बरादरी की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। ML बिंदु से लेकर वीरेंद्र तक, दीपक चंद से लेकर सुपिंदर कौर तक,
कश्मीर में सेलेक्टिव किलिंग का मकसद क्या है? ये उन सिख भाइयों का दर्द है, उन लोगों की नाराजगी है जो कश्मीर में अकलियत होते हुए भी पिछले 30 सालों से कंधे से कंधा मिलाकर मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ मुसलमान भाइयों के साथ रह रहे हैं। उनके हर सुख दुख में शामिल हुए, आतंक का दौर देखा, लेकिन फिर भी कश्मीर नहीं छोड़ा, डटे रहे, अड़े रहे। लेकिन अब इनके भरोसे को चोट लगी है, इनका दर्द वाजिब है, गुस्सा जायज है। हम क्या चाहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार आतंकियों ने धर्म देखकर, मजहब जानकर गोलियां चलाई हैं, कश्मीरियत का कत्ल किया है। जहां पे एक औरत की जो प्रिंसिपल थी उस स्कूल की, सुपिंदर कौर, और एक टीचर जो था वहां पे दीपक चंद, उनकी दर्दनाक जो किलिंग हुई, मौत हुई, और जिन्होंने की, इस पर सारी ही कौम में जितने भी लोग हैं जो दर्द रखते हैं इंसानियत का, अपने दिल में, अपने दिमाग में, जो इंसानियत को लेके चलते हैं, उनके ऊपर एक, उनके दिल पर, उनके जहन पर एक बहुत ही जख्म जो है वो लगा है। और जो खासकर मिनॉरिटीज हैं इस वक्त, जो भी मिनॉरिटीज हैं यहाँ पे, उनमें एक खौफ, तशवीश, गुस्से की लहर जो है वो दौड़ रही है। एक वक्त था जब श्रीनगर की गलियों में आतंकियों के सपोर्ट में भीड़ जुटती थी। पाकिस्तान परस्त कुछ हुर्रियत के नेता अपने लोकल वर्कर्स को इकट्ठा करते थे और फिर कश्मीर का माहौल खराब करने की साजिश होती थी। लेकिन जुमे के दिन कश्मीर ने जो तस्वीरें देखी, श्रीनगर में जो कुछ नजर आया, वो वाकई चौंकाने वाला था। एक साथ हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर मौजूद थी और इस बार इन लोगों के दिलों में, इन कश्मीरियों के मन में आतंकवादियों को लेकर गुस्सा था, जबरदस्त नाराजगी थी। श्रीनगर के स्कूल की जिस प्रिंसिपल का कत्ल हुआ, सब उसके जनाजे में शामिल हुए। लेकिन जिन लोगों ने घर पर आकर दिलासा दिया, वो सिख भाइयों के साथ सड़कों पर नहीं दिखे। घर दुकानों के बाहर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। नाराजगी इस बात पर भी है, हमारे दुख पे बेशक शरीक हुई है, हमें हर पल पल हमारे साथ रहे, लेकिन जिस वक्त कल हमारा जुलूस निकला, एक मुसलमान भाई हमारे साथ नहीं आया, ये दुख है हमें। दुकानों पर खड़े होकर वो तमाशा देख रहे थे हमारे जुलूस का। क्या यही हमारी बरादरी है? जब आपके यहाँ कोई तकलीफ होती है तो हम हमारा आगे अपना देते हैं। आपकी बच्चों का मसला जितने वहां पंजाब में हुआ, खुदा गवाह है, मैं अपने घर में बैठा था मोहाली में, मैंने 2 फेरी वाले शाल वालों को देखा जिसको हालत खराब हो गई। उनको मैंने बुलाया कि ये मेरा घर है, अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ होगी, फोन नंबर दिया मैंने, तो आप सीधे मेरे घर आ जाना और ये हिचकिचाहट नहीं करना, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ, ये आपका घर है, मेरा घर नहीं है। मैंने फोन नंबर दिया उनको। फिर उन सरदार, पंजाब के सरदारों ने यहाँ की बच्चियों को अपने जेब से पैसे खर्चा के टिकट निकाली वहाँ की और यहाँ तक घर तक पहुँचाया। क्या हमारी बच्ची का यही कसूर है? ये वहाँ एजुकेशन दे रही थी, वहाँ बच्चों को पढ़ा रही थी। अगर ये साजिश नहीं है तो इस बच्ची को, इस दीपक चंद को, सिटाम में वहां 40 बंदे थे, 40 बंदों में से इन दोनों को आइडेंटिफाई करके बाहर निकाल दिया। यहाँ ये सरदार नहीं है तो ये दीपक चंद है, इनके माथे पर लिखा था ये सुपिंदर कौर है। अफसोस इस बात का है। कश्मीर में सिख पहले भी रहते थे, पहले भी आतंकी हमले हुए, वो कोई आज आकर नहीं बसे, लेकिन कभी सिख समाज के लोग टारगेट पर नहीं थे। लेकिन इस बार आतंकवादियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। 7 अक्टूबर को आतंकवादियों का एक ग्रुप श्रीनगर के ईदगाह इलाके के स्कूल में दाखिल हुआ। वहां पर 40 टीचर्स का स्टाफ मौजूद था। दहशतगर्दों ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया, सबके आई कार्ड चेक किए। जो मुसलमान थे उनको कहा नमाज का वक्त हो गया, बाहर चले जाओ। इसके बाद जो हिंदू थे, सिख थे, उन्हें रोक लिया। स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद को कमरे से बाहर ले गए और उनको गोलियों से छलनी कर दिया। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग्स नहीं तो और क्या है, क्योंकि स्कूल में घुसकर महिला का कत्ल कर देना, टीचर को मार देना,
ये दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था। हम आप लोगों के साथ पिछले 30 साल से यहाँ हैं, शाना बशाना रहे, और हमें दुख होता है जब इस किस्म की किलिंग होती है, क्योंकि वी डोंट एक्सपेक्ट, आपसे ये तवक्का नहीं है कि यहाँ का कोई भी बच्चा जिसके हाथ में बंदूक है वो यहाँ के किसी सिख को मारे, किसी पंडित को मारे जो यहाँ रह रहे हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं, और एक गलत ख्याल पैदा हो जाता है, आप 2 सिखों को मारे, 4 सिखों को मारे और यहाँ से भाग जाएंगे। हम आपको इस गुरुद्वारे के नीचे बैठकर बुबाएंगे दोहल कह देते हैं कि एक एक सिख मिट जाएगा, लेकिन कश्मीर नहीं छोड़ेगा। हम कश्मीर में रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे, हमारा भाईचारा है। मुझे एक मुसलमान लेडी ने पाला है, ये जो लेडी है इसने भी एक लड़की को गोद ला रखा था, मुस्लिम बच्ची को, जिसको 15,000 रुपए ये महीना देती थी। हम आ भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता, वही बात चल रही है। आज जो बातें श्रीनगर में सिख समुदाय के लोगों ने कही, उसी तरह की बातें पिछले 3 दिनों से सामने आ रही हैं। कश्मीर में माइनॉरिटी में कश्मीरी पंडित हैं, सिख हैं, दूसरे धर्म के भी लोग हैं, लेकिन सबका यही कहना है कि जब पिछले 30 सालों से आपका साथ दिया, हर तंजीम की बात मानी, तो फिर क्यों हम निशाने पर हैं? कोई भी तंजीम ये बताए कि इन 30 सालों में एक भी सिख है जिसके सिर पर मुखबिर का इल्जाम लगा है। हमने आप लोगों के साथ कॉपरेशन की है, हम आप लोगों के साथ रहे हैं। बात यह है कि हर मजहब यही कहता है, एक होकर रहना है, इकट्ठे रहना है, इंसानियत से रहना है। इसलिए ये जो कत्ल है ये बेरहमाना कत्ल है, क्योंकि एक औरत को जिसके पास हथियार नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, जो पढ़ा रही है, जो एक स्कूल की गाइड है, प्रिंसिपल है, उसको मार देना बिला वजह। हम ये इस स्टेज से आपके वसातत से उन तंजीमों को जिन्होंने एक चिट्ठी निकाली है और जिम्मा लिया है, उनसे पूछते हैं कि वो खुलेआम हमें बताए कि हमारी इस बहन का, हमारी इस बच्ची का क्या कसूर था और क्यों उसको मारा। मसला ये जो है कि अगर ये कत्ल करने से, माइनॉरिटी के कत्ल करने से मसला हल होता है, तो हम खुलेआम कहते हैं कि हमें बोल दो, आप यहाँ से चले जाओ, हमें बोल दें, दिलाराना तौर से बोलते हैं हमें आपकी जरूरत यहाँ नहीं है, हमें सिख बरादरी की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। वरना ये एक एक करके मारना, एक एक करके इस तरह से निहत्ते लोगों का कत्ल करना, गारो जाड़ देने, मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस है। ये सवाल आज सिख समाज के लोगों ने पूछा, तो कुछ दिन पहले इसी तरह की बातें मक्खन लाल बिंद्रू की पत्नी ने भी कही थी। बिंद्रू वो कश्मीरी पंडित थे जिन्हें आतंकवादियों ने 5 अक्टूबर को उन्हीं की केमिस्ट शॉप में घुसकर गोली मारी थी। उनके शरीर में 4 गोलियां उतार दी थी। तब उनकी पत्नी ने पूछा था कि हमने तो सबका साथ दिया, मिलिटेंट हो या सरकार, सबके लिए दरवाजे खुले थे, फिर हमें क्यों मारा? मैंने तो बुरा नहीं किया था, इन्होंने बुरा नहीं किया था, कौम की सेवा करते थे, कौम की सेवा करते थे। बुरा नहीं किया था भाई साहब, हमने नहीं किया था, हमने नहीं किया था। ये मेरी बेइज्जती नहीं, सारे कौम की बेइज्जती करवाई इन्होंने, मेरी बेइज्जती नहीं, सारे कौम की बेइज्जती कराई इन्होंने। जो मेरे इधर सारे भाई बंधु थे उनकी बेइज्जती कराई, मैं सच बोल रही हूँ, उनकी बेइज्जती कराई, उनकी बेइज्जती, उनसे ट्रस्टी था, उनसे ट्रस्ट था। नहीं बोल सकते हो, बोल सकती हो, मुझे बोलने दो, मैंने कुछ किया, इन्होंने कुछ किया, बताओ, बच्चे भी इधर ही पढ़ा है, सब कुछ किया। मेरी बेइज्जती, सारे कौम की बेइज्जती की, सारे कौम की बेइज्जती, एक आदमी ने किया, सारे को। अरे भाई साहब, एक बंदे ने किया ना, बेइज्जती किसकी हुई? मैं किस मुंह से बाहर जाऊंगी? कहेंगे है चकोरता है भरोसे, चकोरता है भरोसे। बताओ, मेरी तो जबान चली गई, तेरी जबान नहीं थी। बताओ मैंने क्या किया, बताओ इन्होंने क्या किया? हम मिलिटेंट्स के साथ थे, हम गवर्नमेंट के साथ थे, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था। बताओ, हम तो अपने काम के साथ सुबह निकलते थे 8 बजे, रात को 11 बजे आते थे, खाना भी। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों की टाइमलाइन पर गौर करेंगे तो अंदाजा लगेगा कि सिर्फ सिख समाज को ही नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडितों का रोजी रोटी कमाने आए हिंदुओं को निशाना बनाया गया।
जम्मू कश्मीर में बीते 6 दिनों में 7 नागरिकों की हत्या हुई है, जिनमें से 6 श्रीनगर में हुए। मरने वालों में से 4 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। 2 अक्टूबर को आतंकवादियों ने श्रीनगर और बटमालू में 2 बेगुनाहों का खून बहाया। 5 अक्टूबर को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित समुदाय के मशहूर केमिस्ट मक्खन लाल बिंद्रू को मार दिया था। उसी दिन श्रीनगर में ही पानी पूरी बेचने वाले बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या की। फिर एक टैक्सी स्टैंड एसोसिएशन के चीफ शफी लोन का भी कत्ल कर दिया। इस तरह 7 अक्टूबर को श्रीनगर में प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद की हत्या कर दी गई। साफ जाहिर है कि एक उस्ताद को मारना, एक इंसान को मारना, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। पहले हमें ये बात नहीं समझ आ रही कि जो टीचर है, टीचर का पॉलिटिकल से क्या लेना देना है। टीचर पर हमला करना ये इंसानियत के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख, किसी से रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, वो इसको कड़ी अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले की बात करेंगे कि अब मिलिटेंसी का रुझान था, उसके बाद अब रिलीजियस वार शुरू होने लगा। आंकड़े कहते हैं कि आतंकवादियों ने 2021 में अब तक 28 नागरिकों की हत्या की है। अभी तक 97 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें 71 सुरक्षा बलों और 26 नागरिकों पर हुए हैं। हालांकि जब मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या हुई तो उसके अगले दिन उनकी बेटी सामने आई और खुलेआम दहशतगर्दों को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो बंदूक छोड़कर पढ़ाई में मुकाबला करो। पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना किसी दिन खुद गोली का शिकार हो जाओगे। Who shot my father dead while he was working. If you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। एक गोली मारने से करोगे क्या? वो तो 68 इयर्स के इंसान थे, उनने वैसे भी 70 या 72 पे चले जाना था। He died with his shoes on. That is मक्खन लाल बिंद्रू। क्या हट्टी कट्टी लड़की बनाई है, देखा? लड़की हूँ भाई मैं। ये बनाया मेरे बाप ने मुझे, कश्मीर में रह के। I have been educated in Kashmir. Okay, I have not been educated in some Oxford college or something. He gave us education. Kashmiri Pandits gave their children education. They are spread all over the world. All over the world. We are in America, we are in London. तो आप लोग तो सिर्फ पेलेट्स और बुलेट्स और गन्स ही चला सकते हो, क्योंकि आपकी औकात ही उतनी है भैया। जिसकी जितनी औकात, वो उतनी लेवल की बात करेगा। बात करनी है तो कम एट द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड देन टॉक। पढ़ाई लिखाई करो तभी ऊपर उठोगे। लोगों को गोलियां मारने से करोगे क्या? कितनों को मारोगे? उन्होंने पैदा कितने किए हैं? एक। दूसरा, मेरा भाई अंदर बैठा है, मेरी माँ अंदर बैठी है, मेरी भाभी अंदर बैठी है। कश्मीर में हम लोग अकेले सरवाइव हुआ। I was the only Hindu girl in my college in convent, in my school in my convent in Mallinson. I don't need sympathy from you people. My father has made me so strong by education and his spirit. उस बंदे का जज्बा देखो, उसकी लड़की एक आंसू नहीं है उसके, खुशी खुशी अपने बाप को विदा करेगी। This is my father. All the Kashmiris over here who throw stone pellets and all the Kashmiris who just use their guns, बेटा थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, दुनिया भी देख लोगे, ठीक है? थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी जिंदगी भी जी लोगे। इनकी डॉटर इन लॉ अच्छी जिंदगी जी रही है, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। पत्थरबाजी से कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह आपको अच्छी सोच दे। इसी तरह का आक्रोश एक और कश्मीरी पंडित दीपक चंद के परिवार वालों में भी है। उनका तो साफ कहना है कि कश्मीर में दीपक जिस भरोसे के साथ रहा था, उस भरोसे का कत्ल हुआ है। वहाँ पे आके तुम क्या कर लोगे? तो छुप छुप के एक आदमी को निकाल के 10 आदमी बंदूक से मारते हो, तो तुम अपने आप को बहादुर बोलते हो? तुम्हें शर्म आती है? तुम क्या खुद को क्या बोलते हो? मुजाहिदीन? मैं दीपक का कज़न हूँ। मैंने बंतलाब में 2 मॉस्क बनाए हुए हैं, एक मदरसा बनाया है, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। आज मैं उन सब मुसलमानों, जो अगर आप मुसलमान उनको झंडा उठाते हो तो जाके उनको पूछो, मैं विक्की मेहरा हूँ, मैंने क्या किया है, और तुमने जिसके भाई को मारा है तुमने क्या किया है? मैंने तुम्हारी मस्जिद बनाई,
तुमने मेरे घर में मातम डाला। तुम उस मस्जिद में रोज लोग नमाज पढ़ते हैं, मारो। तुम हमें नहीं मार रहे हो, तुम खुद का कल्चर मार रहे हो। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म का सिलसिला 1990 में शुरू हुआ था। इसी तरह की दहशतगर्दी ने करीब 45,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों को घर बार छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। करीब 1.5 लाख कश्मीरी पंडित आज भी घर से बेघर हैं। लेकिन अब एक बार फिर कश्मीरी पंडितों की वापसी का काम शुरू हुआ। कश्मीरी पंडितों में भरोसा जगा। करीब 4,000 कश्मीरी पंडित लौट भी आए। बस यही सब कश्मीर के दुश्मनों को रास नहीं आया। पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीरियों को टारगेट किया जाने लगा ताकि डर और दहशत का माहौल बना रहे। पहले तो पुलिस के ऊपर या पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर हमला किया जाता है मिलिटेंटों के द्वारा। अब तो रिलीजियस कम्युनिटी पर, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो असातिज़ा है, चाहे वो वकील है, इन पर हमला करना मुझे लगता है कि मिलिटेंसी जो है उन्होंने एक टर्न करके दूसरा रुख इख्तियार किया। क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव छेड़ा है कि पंडित कम्युनिटी को या यहाँ वापस लाया जाए, इनके जो क्वार्टर्स है, जो रहने का जगह है, उसकी निशानदेही होगी। मुझे लगता है कि उसी को लेकर इन्होंने एक रिटेलाइट किया। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे और ज्यादा जो आपस में जो भाईचारा है उससे जख्म पहुंचे। कश्मीर ने हर दौर देखा है। कभी आतंक की काली रातों का गवाह रहा, तो कभी अमन चैन की महकती सुबह में सांस ली है। पिछले 2 सालों से कश्मीर में शांति है, अमन है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर आगे बढ़ रहा है। बस अमन की यही तस्वीर पाकिस्तान की आंखों में खटक रही है, इसलिए अब वो नई साजिशें करवा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान और उसके पालतू आतंकी ये बात याद रखें कि अब उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। 2021 का कश्मीर 30 साल पहले के अंधेरे की तरफ कभी नहीं जाएगा। 1990 का कश्मीर कभी नहीं बनेगा। कश्मीर तो पीछे नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान लगातार रिवाइंड मोड पर चल रहा है। आजकल इस्लामाबाद में ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है। नया मामला है खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ का। जनरल बाजवा ने नया चीफ चुन लिया है, ऐलान भी कर दिया है। अब इमरान आईएसआई से हटाए गए जनरल के साथ मिलकर बाजवा पर प्रेशर बना रहे हैं। पिछले 3 सालों से वजीर आजम खुद कठपुतली बनकर बैठे हैं और अब अपने हिसाब से आईएसआई चीफ सेलेक्ट करने की कोशिश में है। ये देखकर पूरा पाकिस्तान इमरान को समझा रहा है कि जनरलों के चक्कर में उनकी अपनी कुर्सी भी जा सकती है। पाकिस्तान में 2 फौजी जनरलों के चक्कर में इमरान खान की कुर्सी संकट में है। इस्लामाबाद में अगले 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। आज सारा दिन एक नोटिफिकेशन को लेके अफवाहें, अफसाने, कहानियां गर्दिश करती रही। बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, मगर कुछ इशारे करते हैं। वो बड़ी ब्रेकिंग है कि जो वज़ीर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उनमें जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की ट्रांसफ़र हुई थी उसको लेकर कुछ ठन गई थी। उनका नोटिफिकेशन बाकायदा पीएम हाउस से जारी नहीं हुआ, तो वो मसला जिसने पिछले 72 घंटे में पाकिस्तान को एक तूफान की तरह आन लिया है। पाकिस्तान में तूफान की वजह है आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े जनरल बाजवा ने आईएसआई चीफ को बदल दिया और अपनी तरफ से ऐलान भी कर दिया। फैज हमीद को हटाकर नदीम अहमद अंजुम को आईएसआई का नया चीफ बनाया गया। पाकिस्तान के हर एक अखबार में खबर छप गई, मुल्क में सबको पता चल गया, लेकिन फैज हमीद अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आर्मी चाहती है कि नदीम अंजुम साहब को डीजी आईएसआई तैनात किया जाए और वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि नदीम अंजुम साहब को डीजी आईएसआई तैनात ना किया जाए। आर्मी चीफ अपने घर चले गए, दफ्तर चले गए, आईएसपीआर चुप है, प्राइम मिनिस्टर हाउस चुप है। और अब पता चला ये कि उसके बाद फिर कोई भागदौड़ हुई। उस भागदौड़ में मेरा ख्याल जनरल फैज खुद इन्वॉल्व हैं। वो जो हमें पता चला है वो यही कि वो कोशिश कर रहे हैं किस तरीके के साथ ये डेडलॉक टूट जाए और मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए या कोई रिजॉल्व हो जाए। अब तक इमरान और आर्मी के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। इस कोशिश में वजीर आजम भी फैज हमीद के इशारों पर चल रहे हैं।
यानी इमरान के कंधे पर बंदूक रखकर फैज हमीद ने सीधे पाकिस्तानी सेना प्रमुख को टारगेट किया है। इस्लामाबाद में इस जंग की शुरुआत उस फैसले से हुई जिसमें आर्मी ने एक साथ कई जनरलों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि DGISI कौन बनेगा, तो फिर हम इंतजार में थे कि अच्छा ये तो अनाउंस हो गया कि जनरल फैज जा रहे हैं, ये नहीं पता चला कौन आ रहा है। फिर उसके कुछ अरसे के बाद, घंटा डेढ़ 2 घंटे के बाद, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर घंटे 2 के बाद, 1.5 घंटे, एक और उनकी ISPR से प्रेस रिलीज आई जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल नदीम जो कि कराची कोर कमांडर, वो DGISI आ रहे हैं। तो अनाउंसमेंट हो गई, और अनाउंसमेंट ISPR की तरफ से हुई। पाकिस्तानी सेना ने अनाउंस कर दिया, लेकिन फौज के फैसले के बाद इमरान खान को नए ISI चीफ पर अपनी मुहर लगानी थी, एक नोटिफिकेशन जारी करना था। पाकिस्तान में वजीर आजम के जिम्मे ऐसे ही काम होते हैं। यहाँ नोटिफिकेशन का मतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फौज के साथ होने का दिखावा करना था, लेकिन PM ऑफिस ने अब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और इसके बिना पूरा सिस्टम रुक गया है। DGISI की अगर नोटिफिकेशन नहीं जारी होती और वो चार्ज ले लेते हैं तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा होगी। अगर DGISI की नोटिफिकेशन नहीं होती और वो बतौर कोर कमांडर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं तो अजीबोगरीब सूरत हाल डेवलप होगी। अगर DGISI की नोटिफिकेशन नहीं होती और वो इंतज़ार करते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से कब इसकी अप्रूवल आए तो DGISI का ओहदा जो है वो खाली होगा। ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान में किसी को ये मालूम नहीं था कि ISI का चीफ कौन है, लेकिन 8 अक्टूबर को हुई एक मीटिंग में पूरा मामला क्लियर हो गया। इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग हुई जिसमें जनरल बाजवा सहित DGISI को भी शामिल होना था। जब मीटिंग शुरू हुई तो ISI प्रमुख की सीट पर फैज हमीद बैठे हुए थे। जिस मीटिंग में अफगानिस्तान के लिए पॉलिसी बनाने का फैसला हुआ, वहां फैज हमीद के होने का मतलब क्या है? क्या वो आगे भी इसी सीट पर मौजूद रहेंगे? ये सवाल सोचकर और तस्वीरें देखकर मुल्क का कंफ्यूजन दूर होने के बदले और बढ़ गया। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की जो वीडियो आई है उसमें DGISI के तौर पर जो नए तैनात करदा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम थे वो नहीं बैठे हुए थे, जबकि जिनकी ट्रांसफ़र कर दी गई थी DGISI से कोर कमांडर पेशावर, वही लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद बदस्तूर इस कमेटी में बतौर DGISI ही बैठे हुए थे। एक मीटिंग है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जिसमें तीनों चीफ्स, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और DGISI वो भी होंगे। उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है, तो हम बड़े इंटरेस्टेड थे कि DGISI की सीट पे कौन बैठा होगा, बिकॉज इन थियोरी तो उनकी तो ट्रांसफर ऑर्डर्स GSU ने इशू कर दिए थे और दूसरे जो साहब ने आना था उनके हो गए थे, तो हम देखना चाह रहे थे कौन बैठा होगा, तो वहां जनरल फैज ही बैठे हुए थे। तो उससे ये कंफर्म हो गया कि ये मामला अभी तय नहीं पाया। जनरल बाजवा और फैज हमीद के बीच कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है। इसी हफ्ते रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के कोर कमांडरों की एक मीटिंग हुई। इसमें फैज हमीद के साथ नए ISI चीफ नदीम अंजुम भी शामिल हुए। यहाँ जनरल बाजवा की मौजूदगी में कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन सबके चेहरों पर टेंशन साफ दिखाई दी। अब इमरान के खेमे के पत्रकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी माने तो इतनी बड़ी पोस्ट को लेकर कंफ्यूजन होने में भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। मैं एक चीज याद दिलाऊं, अभी उनकी तैनाती को 1 आधा दिन हुआ है। जब DG फैज हमीद साहब को तैनात किया गया था तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो उनका नोटिफिकेशन आया था वो 3 दिन के बाद आया था। मुमकिन तौर पर नदीम अंजुम साहब का भी 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, इससे ज्यादा देर भी हो सकती है और इससे पहले भी हो सकता है, और यह भी मुमकिन है कि कोई और DGISI भी आ जाए। इसमें बुरी बात क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। पिछले महीने पूरा पाकिस्तान फैज हमीद के काबुल दौरे के कसीदे पढ़ रहा था। फैज हमीद ने काबुल के सेरेना होटल में तालिबान के साथ मीटिंग की और उसके बाद तालिबान ने अपनी नई सरकार का ऐलान कर दिया। तब पाकिस्तान में इसे ISI की बड़ी कामयाबी माना गया, लेकिन 1 महीने में ही ऐसा क्या हो गया कि फैज हमीद को सीट से हटा दिया गया।
इसके पीछे एक वजह है अमेरिका। सुपर पावर को शक है कि फैज हमीद आगे भी अफगानिस्तान में उसे नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी वजह है खुद जनरल बाजवा। आईएसआई की वजह से फैज हमीद की ताकत पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बराबर दिख रही थी। तीसरी वजह है इमरान खान और फैज हमीद की जोड़ी, जो जनरल बाजवा के खिलाफ एक नई ताकत बन रही थी। इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो जिनके साथ कंफर्ट लेवल है इदारों में, खासतौर पर आईएसआई में जनरल फैज हमीद साहब, तो वो तो खुद इमरान खान साहब कहते रहे ना कि जी इतनी सपोर्ट माजी में किसी को नहीं मिली जितनी मुझे मिली है। किसी और जमहूरी हुकूमत को, सियासी हुकूमत को सपोर्ट नहीं मिली। उसके पीछे उनके पास वो जवाब जो देते हैं वो ये कि जी क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, क्योंकि मैं सादिक और अमीन हूँ। तो वो सपोर्ट जो इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो बरकरार रहे। काम कर रहे हैं एक अफसर के साथ, तो वो उनके साथ एक आपकी इक्वेशन बन गई हुई है, आपका एक केमिस्ट्री मिल गई है, माइंडसेट मिल गया हुआ है, तो इशारे एक दूसरे के समझ जाता है बंदा जब एक साथ काम कर रहा हो। इमरान खान अकेले पाकिस्तानी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। फैज हमीद ने उनको सपोर्ट देने के नाम पर इस्तेमाल कर लिया। इमरान की कोशिश है कि अगले साल जनवरी फरवरी तक फैज हमीद को ही डीजी आईएसआई रहने दिया जाए। इसमें वजीर आजम को भी अपना सियासी फायदा दिखाई दे रहा था कि जब 4-5 महीने यूं गुजर जाएंगे तो नए डीजी आईएसआई को आते आते कुछ वक्त लगेगा, उनको अपना काम समझते हुए और काम का आगाज़ करते हुए कुछ टाइम लगेगा। इस दौरान जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके ओहदे के इख्तितामी 6 माह जो है शुरू हो जाएंगे, तो फिर वज़ीर आज़म की तरफ सारे लोग देखने लगेंगे कि अगला आर्मी चीफ आपने तैनात करना है। अगले आर्मी चीफ की तैनाती के बाद तो फिर अगला इलेक्शन का साल है, तो उस वक्त अगर कुछ मामला गड़बड़ हो भी जाता है तो मसला नहीं होगा, इलेक्शन आप 6 महीने पहले भी कॉल कर सकते हैं। तो पूरा एक सियासी कैलेंडर था जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बनाया, जो इन शफल्स की वजह से वो तितर बितर हो गए। पाकिस्तान में एक और खबर इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक चल रही है। इसके मुताबिक फैज हमीद को आईएसआई से हटाकर उनका प्रमोशन किया गया है। फैज हमीद को पेशावर में पाकिस्तानी सेना का कोर कमांडर बनाया गया है। खबरें ये भी हैं कि फैज हमीद को आगे चलकर पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। नवंबर 2022 में जनरल बाजवा को बतौर आर्मी चीफ 6 साल पूरे हो जाएंगे और वो रिटायर भी हो सकते हैं। आर्मी चीफ बनने के लिए किसी भी फौजी अफसर को कम से कम 1 साल तक कोर कमांडर रहना जरूरी है। इमरान खान अभी फैज हमीद को आईएसआई चीफ बनाए रखना चाहते हैं और फ्यूचर में उनको आर्मी चीफ बनाने का प्लान भी तैयार कर लिया है। यानी वजीर आजम खुद भी फैज हमीद के फैन बन गए। फौज की रवायात को देखेंगे तो हमेशा उसने कोर कमांड की होती है, जो भी आर्मी चीफ बनता है, जो लेफ्टिनेंट जनरल, तो वो उसके लिए उनकी ये पोस्टिंग ड्यू थी। जबकि आर्मी चीफ जबकि वज़ीर इमरान खान जो थे वो उनको ये पोस्टिंग देने पर आमादा नहीं थे। और वज़ीर इमरान खान का ये कहना था और उनके करीबी लोगों का, जो हमें ज़राए बताते थे, वो ये कहते थे कि देखिए, अगर कानून में, आर्मी एक्ट में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि कोर कमांड की हो, तो कोई ऐसा इशू नहीं। अगर मैंने इनको प्रमोट करना हुआ आर्मी चीफ के तौर पे, तो मैं इनको डीजी आईएसआई से भी डायरेक्ट ले लूंगा। जनरल बाजवा के बाद अगले आर्मी चीफ के नाम पर फाइनल फैसला नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है कि बाजवा फिर से एक और एक्सटेंशन ले लें, लेकिन इमरान और बाजवा के बीच इस मामले पर अंडरस्टैंडिंग बनने से पहले ही ये नया मामला शुरू हो गया। परेशानी तो थी, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान अगर कोई इशू बन जाए इस किस्म का, जो कि फौरी तौर पे रिजॉल्व ना हो और दोनों साइड्स बैठ जाएं कि नहीं ऐसे ही है, तो फिर मसला बन जाता है ना। ये वापसी नहीं होती यहाँ से फिर आगे बंदा जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोट अनकोट पहचान लेते हैं। फैज हमीद आईएसआई चीफ की सीट से क्यों चिपके रहना चाहते हैं, इसका सीक्रेट समझिए। आईएसआई चीफ पाकिस्तान सेना का सबसे पावरफुल पोस्ट है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस पोस्ट पर अपने करीबी जनरलों को ही अपॉइंट करता है। सिक्योरिटी से लेकर फॉरेन पॉलिसी मामलों तक आईएसआई की पहुंच होती है और बजट लगभग अनलिमिटेड। इस आईएसआई को अपने कब्जे में रखने के लिए पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी पत्रकार अब भी मुल्क को समझा रहे हैं कि नए डीजी को आईएसआई का चार्ज लेने में टाइम लगेगा। अभी वो तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एजेंसी है जिसको समझने में वक्त लगता है। वो डीजी आईएसआई बनने जा रहे हैं, कोई वासा का चार्ज नहीं ले रहे या किसी स्कूल के प्रिंसिपल का चार्ज नहीं ले रहे कि आ जाएंगे और सबको बुला के बताएंगे जी अब स्कूल ऐसे चलाना है। नहीं, ये बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा काम है। ये खित्ते की सबसे तगड़ी एजेंसी है। इसके बारे में कल आपको मैंने बताया कि किस तरह ये दुनिया भर की एजेंसियों को नाको चने चुभवाती है। तो इस एजेंसी का अगर कोई चीफ बनने जा रहा है या कोई डीजी आईएसआई बनने जा रहा है,
तो उसको बड़ी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग्स मिलेंगी, उसको तैयार किया जाएगा उन सारी चीजों के लिए जिनका आने वाले वक्त में उसको सामना करना पड़ेगा। आसान लफ्जों में समझें तो पाकिस्तान अपने वजीर आजम के बगैर चल सकता है, लेकिन आईएसआई चीफ के बगैर इसके एक कदम चलने की कल्पना नहीं की जा सकती। सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी सब कुछ आईएसआई के इशारे पर होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।